सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेड 4th सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। और ये आपकी राजन सीरीज है। पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को ऑलरेडी मैं पहले ही करवा चुकी हूँ और आपको पता है कि आपके आठों विषयों के जो पूरे के पूरे अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वो सारे विषयों के बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा या पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सारे विषय चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से क्लासेस मिल जाएंगे आपको देखने को। सारे विषयों के यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाते हैं। सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो और आप अपने 4th सेमेस्टर में जैसे आपने पिछले सेमेस्टर्स में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं 4th सेमेस्टर में भी अच्छे अंक प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा और सारे के सारे विषयों को देखना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो हिंदी के किन्हीं 5 एकांकीकारों के नाम बताइए। तो विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें हम जयशंकर प्रसाद का भी नाम लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी एकांकी लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम बताइए। तो बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, अमृत राव, ये सब प्रमुख जीवनी लेखक थे जो दूसरों के जीवन के बारे में लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। महादेवी वर्मा की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए। तो निहार, नीरजा, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सांदगीत। और ये सब इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई। जैसे कि दीपशिखा इनकी जो रचना है, दीपशिखा, यामा, रश्मि, निहार, ये सब बार बार पूछी गई इनकी रचनाएं हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। सूर सागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो सूर सागर, सूर सरावली एवं साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। तो सूर यहाँ पर लिखा ही हुआ है, आप उससे समझ जाओगे कि इसके रचनाकार है वो सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो पहला जो कारण है वो है कि उच्चारण करते समय जीभ को दबाना तथा वर्णों को मुख में काट देना। दूसरा है बोलते समय नाक में से सुर निकालना। तो ये सब क्या है, अगर आप हिंदी भी सही से नहीं बोलोगे, इस तरीके से आप जीभ को दबा करके बोलोगे या फिर अपने ओठों का यूज नहीं करोगे, सही से जीभ को सही से अपने मुख को नहीं खोलोगे, तो भी आप शब्दों का सही से उच्चारण नहीं कर पाओगे। यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते समय नाक से सुर निकालते हैं। तो ऐसे बच्चों को शुरू में ही जब शिक्षक इसको समझाएंगे कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए और बच्चों को अच्छी प्रकार से गाइडेंस जब शुरू से मिलेगी तो वो इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे और वो सही प्रकार से उच्चारण करेंगे, चाहे संस्कृत हो या फिर हिंदी हो। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं। नीति का कोई श्लोक लिखिए। आप लोगों को कम से कम 2 से 3 श्लोक याद करने हैं अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हर साल आपके एग्जाम में पूछता ही है एक श्लोक लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुलम संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किशुंका। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, यानी कि कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी हैंडसम हो, कितना भी देखने में वह बहुत अट्रैक्टिव हो, उसने किसी भी महान कुल में जन्म ही क्यों न लिया हो, यानी कि उसके जो पहले के पूर्वज रहे हो वो बहुत महान रहे हो, लेकिन यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है, यानी कि अगर उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो अनपढ़ है, तो उसकी वही स्थिति होगी जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है। यानी कि फूल देखने में कितना भी सुंदर हो, उसको कोई भी देखे तो कहे वाह बहुत सुंदर फूल है, लेकिन अगर उसमें सुगंध ना हो तो वो फूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यानी कि फूल में सुगंध होना बहुत जरूरी। जैसे कि इत्र होता है, इत्र यानी कि जो परफ्यूम होता है, अगर उसमें महक ना रहे तो उस परफ्यूम की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितना भी देखने में बहुत प्यारा हो और वह बहुत ही अट्रैक्टिव भी हो, लेकिन अगर वह विद्या से हीन है, यानी कि उसको पढ़ने लिखने नहीं आता, वो अनपढ़ है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज के समय में भी ये बात बिल्कुल सही है। तो आप सोचिए जो नीति के श्लोक हैं ये पहले से ही लिखे हुए हैं और ये अभी तक कितने
सही है हमारे आज की रियल लाइफ में भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। कहानी के दो प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो कहानी के दो प्रकार है, ऐतिहासिक कहानी और धार्मिक कहानी। तो जो ऐतिहासिक कहानियां होती हैं वो हमारे इतिहास से जुड़ी होती हैं, और जो धार्मिक कहानियां होती हैं इसमें धर्म के बारे में कहानियां, अलग अलग धर्म, क्योंकि हम सभी अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं या अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ धार्मिक कहानियां भी कुछ ना कुछ लेखकों ने लिखी हैं। इसीलिए कहानियों की दो कैटेगरी बना दी गई है, ऐतिहासिक कहानियां और धार्मिक कहानियां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना होता है। तो देखिए, सोना कनक भी होता है, कंचन भी होता है, सुवर्ण भी होता है और हेम भी होता है। यहाँ पर देखिए 2020 के पेपर में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 59 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा है? श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो श्लेष अलंकार बहुत ही अच्छा अलंकार है, और इसका जो अर्थ है वो भी बहुत अच्छा है। इसको हम समझते हैं, देखिए, एक शब्द के साथ अन्य अर्थ लगे हुए हो, यानी कि जहां पर एक शब्द के कई सारे अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि यहाँ पर पानी शब्द जो है इसके एक ही शब्द है, लेकिन इसके क्या है? अलग अलग अर्थ हैं। शब्द तो एक ही है। तो देखिए यहाँ पर पानी के तीन अर्थ है। पहला है चमक, यानी कि मोती में अगर चमक ना हो तो मोती क्या है? बेकार है। मनुष्य, मनुष्य का अगर मान प्रतिष्ठा उसकी चली गई तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से जो चूना है, चूने में अगर पानी नहीं है तो ये भी क्या है? बेकार है। यानी कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से बताया गया, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यानी कि पानी जो है इसके बिना मोती बेकार है, और मनुष्य जो प्रतिष्ठा होती है, उसके जो एक सम्मान होता है जग में, अगर वो चला गया तो फिर वो किसी काम का नहीं होता। और इसी प्रकार से जो चूना होता है इसमें भी पानी का एक बहुत बहुत अहम रोल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए पानी शब्द के अलग अलग तीन अर्थ है। शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ क्या है? अलग अलग जगह पर अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए गति में अगर हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो प्रगति हो जाएगा। पौत्र में अगर हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो यहाँ पर हो जाएगा प्रपौत्र। इसी प्रकार से अगर हमने हार में जोड़ दिया प्र उपसर्ग, आगे लगता है उपसर्ग, आपको पता है किसी भी शब्द की, तो ये क्या हो गया? प्रहार हो गया। ठीक है। अगर हमने कार में जोड़ दिया प्र उपसर्ग तो ये क्या हो जाएगा? प्रकार हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमने भास में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? प्रभास हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो पुरुष अभिनय करे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो अभिनय करे उसको हम नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। या हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जो पुरुष अभिनय करे उसको हम अभिनेता कह सकते हैं। ठीक है। अभिनेता इससे ज्यादा उचित है, नायक से ज्यादा उचित अभिनेता है। अभिनेता ही आप लोग लिखिएगा अगर एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, तत्र एक विशाल सरोवर अस्ति का हिंदी में अनुवाद करिए। कितना आसान सा प्रश्न है। वहां एक विशाल तालाब है, बस सिंपल सा आंसर था, और एक नंबर आपको आसानी से यहाँ पर इस तरीके से ही मिलेंगे अगर अच्छे से आप इस तरीके से सारे के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ के जाओगे। ये सारे प्रश्न 2019 में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 भी 2019 में पूछा हुआ है। हरि शब्द का तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप लिखिए। तो विभक्ति यानी कि जो वचन है और विभक्तियां, या फिर इस तरीके से मैं कहूं कि जो शब्द रूप और धातु रूप है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है क्लास में। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक तो प्लीज पढ़ लीजिए, आपको क्लासेस मिल जाएंगी चैनल पर। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के साथ मैंने बताया कैसे आपको लर्न करना है और कैसे आपको आसानी से याद रहेगा। तो हरि शब्द का तृतीया एक वचन का रूप हरिमा है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, या छत से बिल्ली कूदी, या फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो जहां पर भी अलग होने का बोध होता है वहां पर होता है अपादान कारक, याद रखिएगा, या पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 65 है, पुष्प शब्द के चार पर्यायवाची। 2018 के एग्जाम में ये सब पूछे हुए प्रश्न है। कितने आसान आसान से प्रश्न है, आप देख सकते हो। तो पुष्प शब्द यानी कि फूल के पर्यायवाची बताने हैं, तो फूल ही हो गया पहला, तो फिर प्रसून हो गया, कुसुम हो गया, सुमन हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 है,
संधि सुगम सूक्ष्म एवं स्वतंत्र शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विग्रह हो जाएगा, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, सुगम का दुर्गम हो जाएगा और स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, नयन और नायक शब्द का संधि विच्छेद। तो नयन का हो जाएगा ने धन अन और नायक का नय धन अक। यहाँ पर नय धन अक, ठीक है, नायक या नय धन अग नायक। क्वेश्चन नंबर 68 है, सम उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द बनाइए। तो सम उपसर्ग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए, गीत में लगाएंगे तो संगीत हो जाएगा, चार में लगाएंगे तो संचार हो जाएगा, मान में सम उपसर्ग लगाएंगे तो सम्मान हो जाएगा, अर्थ में लगाएंगे सम उपसर्ग तो समर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। 2018 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। अब 2017 में यहाँ पर देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, जो अपने से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द लिखिए। तो जो अपने से उत्पन्न हुआ हो उसको हम स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, छ संयुक्त वर्ण किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो ये क और श से मिलकर के बना हुआ है। इस तरीके से क के नीचे हलंत लगाइएगा और श लिखिएगा और इस तरीके से छ लिखिएगा। तो छात्र ज्ञ और स्र जो है चार वर्ण है जो संयुक्त वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 72 है, पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद करिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो देखिए यहाँ पर प शब्द में आ छिपा हुआ है, र में अ छिपा हुआ है, ल में अ छिपा हुआ है, क में ई छिपा हुआ, छोटी की मात्रा लगी है और इस क में आ छिपा हुआ है। इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, फटी न जाके पांव बिवाई सो का जाने पीर पराई। बहुत ही अच्छी कहावत है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जिसके पैरों में बिवाई यानी कि दरार होती है, जिसकी एड़ियां फट जाती हैं, उसको क्या होता है? जब एड़ियां फट जाती हैं तो उस कारण से उसको जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दुख कोई अन्य नहीं समझ पाता है। सबको सबकी पीड़ा या दुख समझ में नहीं आता है। इसीलिए ये कहावत ही कही गई है, फटी न जाके पांव बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है तभी वो दूसरों की विपत्ति के बारे में समझ पाता है या दूसरों के संकट के बारे में समझ पाता है। जब तक वो खुद उस सिचुएशन में नहीं पड़ता है, वो दूसरों के उस दर्द को नहीं समझ पाता है जो दूसरों ने झेला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहावत कही गई है। क्वेश्चन नंबर 74 है, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल दीजिए। और यहाँ पर देखिए 2017 में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का हमको एग्जाम्पल देना है। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार सबसे आसान अलंकार है और इसमें एक ही वर्ण बार बार आता है। जहां एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और सबसे आसान इसका एग्जाम्पल भी है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर देखिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। तो आकर्षण का होगा प्रतिकर्षण, कृतज्ञ का होगा कृतघ्न, जागृत का सुषुप्त और मुक्ति का बंधन। 2017 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। तो खग मतलब पक्षी होता है और धरती मतलब धरा या पृथ्वी भी इसका हम लिख सकते थे। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है ये सब का सब। सरोरु शब्द का क्या अर्थ है? सरोरु, सरोज, सरोज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सरोरु, सरोरु शब्द का अर्थ होता है सरोरु अर्थात कमल की भांति या सरोज की भांति, तो वो भी क्या हो जाएगा? कमल ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो दोस्तों तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था। यहाँ पर नरहरिदास इस तरीके से होगा, नरहरिदास। ठीक है, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79 है, हिंदी गद्य की दो विधाओं के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की विधाओं में नाटक है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, ये सब हिंदी गद्य की विधाएं हैं। ठीक है, 2016 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो तड़ागे मतलब क्या होता है? तालाब होता है। नृप मतलब राजा होता है, नृप मतलब राजा। कितना आसान सा प्रश्न है ये, 1 नंबर का।
क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? ये देखिए 2016 के एग्जाम में पूछा गया, फिर 2019 में फिर पूछा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत को हम प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। हलंत के प्रयोग से वर्ण या अक्षर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है? तो हलंत से कोई भी वर्ण आधा हो जाता है। जैसे कि ये क अक्षर है, क के नीचे हलंत लग गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये अब आधा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हमें लड्डू लिखना हुआ, ठीक है, अब हमें लड्डू लिखना हुआ तो हम ड के नीचे यहाँ पर देखिए हलंत लगा रहे हैं, यानी कि ये जो ड है ये हम आधा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम चिन्ह लिखते हैं तो यहाँ पर भी हा के नीचे हलंत लगाते हैं, यानी कि चिन्ह में भी हम आधा शब्द पढ़ते हैं, आधा अक्षर पढ़ते हैं। तो जहां पर भी आधा अक्षर होता है उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। इसी प्रकार से विद्यालय हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम द के नीचे हलंत लगाते हैं, यानी कि जो द शब्द है उसको हम आधा पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पर देखिए माँ में माँ वर्ण अक्षर पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा? तो यहाँ पर माँ के नीचे हलंत है, यानी कि ये आधा रूप में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। वंश और अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ये जो बिंदु होता है या ये बिंदी लगी होती है, इसका मतलब होता है अनुस्वार। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें अनुस्वार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 है। समस्त भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? तो सभी भाषाओं की जननी हम संस्कृत भाषा को मानते हैं। 2016 तक के प्रश्न यहाँ पर दिए हुए थे, आपने देखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हरिभाऊ उपाध्याय का जो जन्म है वो उज्जैन जिले के देवास तहसील के गांव में सन 1892 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 है। डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो संचारिणी, परंपरा बंधन, दूब और अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाह, कदम की फूली डाल आदि डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर देखिए यहाँ पर इनके जो शोध है वो क्या है? पाणिनीय व्याकरण की विशेषण पद्धति, साहित्य की चेतना, इनका भाषा विज्ञान, हिंदी शब्द संपदा, रीति विज्ञान आदि। क्वेश्चन नंबर 88 है। हरिशंकर परसाई कौन थे? तो हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपने यथार्थ व्यंग में घूसखोरी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि पर चुटीली भाषा में व्यंग किया है। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। वियोगी हरि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो वियोगी हरि का जन्म सन 1896 में छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सन 1932 में ये साहित्य साधना से हटकर हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक विधि और भूदान आंदोलन से क्रमशः जुड़ गए। आपकी प्रेम शतक, प्रेमांजलि, काव्य, वीर हरदैल, हरदौल, छद्म योगिनी, नाटक, मेरा जीवन प्रवाह, आत्मकथा प्रमुख है। मई 1988 में आपका देहावसान हो गया था। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहां एक शब्द अथवा शब्द संग्रह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, माँ जगता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, यानी कि बहुत ज्यादा सोना भी अगर किसी इंसान को मिल जाए तो वो भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। और किसी को कोई धतूरा खा लेता है तो वो भी क्या होता है, कुछ देर के लिए वो भी पागल हो जाता है, बौरा जाता है। तो यहाँ पर यही सेंस है इसका। क्वेश्चन नंबर 91 है। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें उपमा अलंकार होता है, यानी कि चरण कमल में हम भेद ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके भगवान के चरण इस तरीके से कमल के समान है, कौन सा चरण है कौन सा कमल, हम उसमें भेद ही नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह या समान मन डोल रहा है। ठीक है, तो मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पर किसी से किसी की तुलना की गई है।
तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द बनाइए। तो वाद में प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रतिवाद हो जाएगा, एक में प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रत्येक हो जाएगा, क्रिया में प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रतिक्रिया हो जाएगा, और इक में प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रतीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, सु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो पुत्र में जोड़ेंगे तो सुपुत्र हो जाएगा, मार्ग में जोड़ेंगे तो सुमार्ग हो जाएगा, अवसर में जोड़ेंगे तो सुअवसर हो जाएगा, और मन में जोड़ेंगे तो सुमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, जिसको न जीता जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसको न जीता जा सके उसे हम अजेय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, जो सत्य बोलता हो, वाक्य के लिए शब्द लिखिए। तो जो सत्य बोलता हो उसको सत्यवादी या सत्यभाषी कहेंगे, सत्यवादी ही कहेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो आप सत्यवादी ही लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए शब्द लिखिए। तो मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय कहते हैं, इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र आपने सुना होगा, भगवान शिव का मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, पर्वत से यहाँ पर होगा दोस्तों, पर्वत से राजा हिमालय अस्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो पर्वतों के राजा कौन है? हिमालय, या पर्वतों का राजा हिमालय है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन जो थे आपके पार्ट 2 में कंप्लीट हो गए। यहाँ से आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। तो अगर आपको 8 के 8 विषयों के 4th सेमेस्टर में नोट्स चाहिए हाथों से लिखे हुए, हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल आपको पता है हाथों से लिख करके ही नोट्स बनाता है आपके लिए। तो आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के जो क्लासेज है उसमें कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आएगा। सारे विषयों के आपको राजन और पवन सीरीज की पूरी ये पीडीएफ ही हम दे देंगे आपको, वो अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको बहुत ही कम फीस में आपको सारी चीजें अपने ऐप में देते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, टारगेट यूपी टेस्ट ऐप की लिंक। और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके सारी की सारी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नंबर पर जरूर कॉल करिएगा अगर आपको कोई समस्या होगी ऐप को डाउनलोड करने में या किसी भी प्रकार से। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बने रहने के लिए और सारे के सारे क्लासेस को देखने के लिए। आप 4th सेमेस्टर में पहुंच आए हो लगातार 1st सेमेस्टर से हमसे पढ़ते हुए, और आगे भी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोग का साथ बना रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने शिक्षक बनने का जो सपना है उसको पूरा करें। थैंक यू सो मच। सारे विषयों के क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों। आप लोग इंस्टा पे हमें फॉलो भी कर सकते हो।